जरा सोचो, अगर तुम्हारे सामने अचानक कोई ऐसा इंसान आ जाए जो तुम्हारे भीतर दबे हुए अधूरे सपनों को, तुम्हारी गुप्त ख्वाहिशों को हकीकत जैसा बना दे। वो ख्वाहिशें जिन्हें तुमने कभी दुनिया को नहीं बताया, वो सपने जिन्हें तुमने अपने ही दिल के अंधेरे में दबा दिया, अचानक तुम्हारी आंखों के सामने जीवित हो जाए, क्या तुम उस इंसान पर शक करोगे या फिर उसके जादू में पूरी तरह डूब जाओगे? यही है इल्यूजन की शक्ति, यही है सच्ची सेडक्शन की असली जड़। असल जिंदगी अक्सर बेरहम होती है। लोग तुम्हारी भावनाओं की परवाह नहीं करते, वक्त तुम्हारे हाथों से रेत की तरह फिसल जाता है और सपने अक्सर अधूरे रह जाते हैं, लेकिन इंसान कभी पूरी तरह हार नहीं मानता। हम सब एक दूसरी दुनिया बना लेते हैं दिमाग के भीतर, जहाँ सब कुछ परफेक्ट होता है, जहाँ कोई तकलीफ नहीं होती, जहाँ हमारी अधूरी इच्छाएं पूरी होती हैं। यही वजह है कि हम फिल्मों को देखते हैं, किताबों में खो जाते हैं, कहानियों पर यकीन कर लेते हैं, क्योंकि उन कहानियों में हमें वही मिलता है जिसकी भूख असल जिंदगी पूरी नहीं कर पाती। लेकिन जरा सोचो, अगर कोई इंसान तुम्हारी इन अधूरी इच्छाओं को तुम्हारी आंखों के सामने जीने लायक बना दे, तो क्या तुम उस पर काबू रख पाओगे? नहीं, तुम उसका शिकार बन जाओगे, क्योंकि असली सेड्यूसर वही होता है जो तुम्हें डे ड्रीम से निकालकर रियलिटी जैसा इल्यूजन देता है। इतिहास भरा पड़ा है ऐसे किस्सों से। रूस के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ पोटेमकिन ने कैथरीन द ग्रेट को सिर्फ एक इल्यूजन दिखाया। गरीब गांवों को उसने ऐसे सजाया जैसे वो समृद्ध और खुशहाल हों। लोगों की आंखों ने वही देखा जिसकी उन्हें भूख थी, और यही है भ्रम की असली ताकत। लोग वही मान लेते हैं जो उनके सपनों से मेल खाता हो। लेकिन याद रखना, इल्यूजन हमेशा शोर मचाकर नहीं किया जाता। ये सबटिल होता है, धीरे धीरे एक धड़कन की तरह तुम्हारे अंदर उतरता है। एक सेड्यूसर को कभी बड़े बड़े नाटक करने की जरूरत नहीं होती। नाटक मजेदार होते हैं, एंटरटेनिंग होते हैं, लेकिन सिडक्टिव नहीं। असल सिडक्शन तब होती है जब किसी का दिल ये महसूस करे कि वो किसी अधूरे सपने को जी रहा है। वो सपना जो थोड़ा सा हकीकत जैसा है और थोड़ा सा अजीब, मिस्टीरियस, अनकहा सा। फ्रॉइड इसे कहते थे द अनकैनी। वो एहसास जो एक साथ अजनबी भी हो और परिचित भी, जैसे डेजावू, जैसे बचपन की कोई आधी याद, जैसे किसी किताब का किरदार जो अचानक तुम्हारे सामने जिंदा हो जाए। और यही है सेडक्शन का सबसे घातक हथियार। सोचो, अगर कोई तुम्हारे भीतर छुपे हुए सपनों को पहचान ले और फिर उन्हें तुम्हारी आंखों के सामने हकीकत जैसा बना दे, तो क्या तुम कभी उस इंसान को भूल पाओगे? नहीं, क्योंकि सेडक्शन की असली जीत फिजिकल अट्रैक्शन में नहीं होती। उसकी जीत होती है तुम्हारे इमेजिनेशन पर कब्जा करने में। और यही है रीजन कि तुम ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर भी कहीं ना कहीं ऐसी इच्छाएं हैं जो कभी पूरी नहीं हुई, ऐसे सपने हैं जिन्हें तुमने कभी किसी से नहीं कहा। लेकिन आज मैं तुम्हें ये रहस्य बताने वाला हूँ कि कैसे इल्यूजन और फैंटेसी को रियलिटी जैसा बनाकर तुम किसी के दिमाग और दिल दोनों पर राज कर सकते हो। अब तुमसे मेरा सवाल है, क्या तुम्हें लगता है कि इंसान अपनी अधूरी ख्वाहिशों का गुलाम होता है, या फिर तुम मानते हो कि कोई भी फैंटेसी सिर्फ इमेजिनेशन तक ही सीमित रहनी चाहिए? अपनी राय मुझे कमेंट्स में बताओ, क्योंकि वहीं से ये बातचीत और गहरी होगी। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में भी सिर्फ हकीकत नहीं बल्कि जादू हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे मैं तुम्हें वो टेक्निक्स बताने वाला हूँ जो तुम्हें एक आम इंसान से एक मास्टर ऑफ सेडक्शन बना देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं द आर्ट ऑफ सेडक्शन, लॉ 24। साल था 1964। सिर्फ 20 साल का एक फ्रेंच नौजवान बर्नार्ड बोरिस्कॉट बीजिंग, चीन पहुंचा। उसका काम था फ्रेंच एम्बेसी में अकाउंटेंट का। लेकिन वहां की शुरुआती हफ्ते बिल्कुल वैसे नहीं थे जैसे उसने सोचे थे। बचपन से ही वह फ्रांस के छोटे से प्रांतों में पलता बढ़ता रहा था। उसके दिल में हमेशा रोमांच और सफर के सपने पलते थे। और जब उसे चीन भेजा गया तो उसकी आंखों के सामने बस दो तस्वीरें नाच उठी, फॉरबिडन सिटी की रहस्यमयी दीवारें और मकाओ के जुए अड्डों की चमक दमक। मगर असलियत कुछ और थी। यह था कम्युनिस्ट चीन, जहां पश्चिमी लोगों और चीनी नागरिकों के बीच लगभग कोई मेलजोल संभव ही नहीं था। बर्नार्ड का पूरा समय शहर में तैनात दूसरे यूरोपियनों के साथ बीतता, लेकिन वे लोग बेहद उबाऊ और अपने अपने छोटे छोटे घेरे में कैद थे। बर्नार्ड का मन घुटने लगा। वह अकेलापन महसूस करने लगा और पछताने लगा कि उसने यह असाइनमेंट क्यों स्वीकार किया। धीरे धीरे उसने सोचना शुरू कर दिया कि उसे वापस लौट जाना चाहिए। मगर फिर किस्मत ने करवट ली। उस साल की क्रिसमस पार्टी में बर्नार्ड की नजर अचानक कमरे के कोने में बैठे एक युवक पर पड़ी। वह चीनी था। यह पहली बार था कि उसने ऐसे किसी आयोजन में किसी चीनी को देखा हो। वह युवक बेहद दिलचस्प था, पतला दुबला, थोड़ा सा संकोची, मगर उसके व्यक्तित्व में एक अजीब सा आकर्षण था। बर्नार्ड उसके पास गया और अपना परिचय दिया। उस युवक का नाम था शिपेइपू। वह चीनी ओपेरा के लिए लिब्रेटो लिखता था और साथ ही फ्रेंच एम्बेसी में कुछ लोगों को चीनी भाषा भी सिखाता था। 26 साल की उम्र का था, लेकिन फ्रेंच इतनी धारा प्रवाह बोलता था मानो पेरिस की गलियों में ही पला हो। पेइपू का हर अंदाज बर्नार्ड को मोह रहा था। उसकी आवाज जैसे कोई धीमी धुन हो, इतनी मुलायम, इतनी फुसफुसाहट सी कि सुनते ही दिल में एक अजीब बेचैनी जगती और सुनने का मन करता। आमतौर पर शर्मीला रहने वाला बर्नार्ड इस बार पीछे नहीं हटा। उसने जिद करके टेलीफोन नंबर एक्सचेंज किया। शायद पेइपू उसका चीनी भाषा का शिक्षक बन सके। कुछ ही दिनों बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में मिले। वहां बर्नार्ड अकेला वेस्टर्नर था और यह उसके लिए पहली बार था कि उसे चीन की असलियत का कोई स्वाद मिला हो। पेइपू ने उस दिन बताया कि वह कभी चीन के ओपेरा में एक मशहूर अभिनेता रहा है। उसका परिवार पुराने शाही राजवंश से भी जुड़ा रहा था। अब मजदूरों पर आधारित ओपेरा
दिखता है। यह कहते हुए उसकी आंखों में एक हल्की व्यंग्य भरी चमक झलक उठती। इसके बाद उनकी मुलाकातें नियमित होने लगी। पेईपू उसे बीजिंग की गलियों, महलों और खंडहरों में लेकर जाता। हर जगह हर पत्थर उसके होठों से निकलते इतिहास के किस्सों में जिंदा हो उठता। उसके हाथ हिलते, उसकी आवाज धीमी लय में कहानियां बुनती। यही वह जगह है जहां आखिरी मिंग सम्राट ने फांसी लगाई थी। और फिर उसी क्षण पेईपू उंगली से वह स्थान दिखा देता। कभी वह कहता, जिस रसोइये ने अभी तुम्हें खाना परोसा है वह कभी शाही महल में खाना बनाता था। और उसके बाद एक और शानदार दास्तान उसकी जुबान से बह निकलती। बर्नार्ड हर बार मंत्रमुग्ध रह जाता। यह सिर्फ कोई गाइड नहीं था, यह तो एक जादूगर था जो हर कहानी से अतीत को वर्तमान में उतार लाता। पेईपू ने उसे बीजिंग ओपेरा की दुनिया के भी किस्से सुनाए, जहां अक्सर पुरुष ही औरतों के किरदार निभाते और कभी कभी उनमें से कुछ इतने मशहूर हो जाते कि उनकी पहचान ही स्त्रैण सौंदर्य से जुड़ जाती। और बर्नार्ड हर बार उसके शब्दों में और गहराई से डूबता चला जाता। धीरे धीरे बर्नार्ड और शी पेईपू के बीच दोस्ती गहरी होती चली गई। हालांकि उस दौर में चीनियों और विदेशियों का मेल जोल लगभग नामुमकिन था, फिर भी दोनों ने मिलने के रास्ते खोज ही लिए। एक शाम बर्नार्ड पेईपू के साथ एक फ्रेंच अधिकारी के घर पहुंचा, जहां पेईपू बच्चों को चीनी भाषा सिखाने आया था। वहीं उसने बच्चों को एक कथा सुनाई, तितली की कहानी। यह कहानी चीनी ओपेरा से ली गई थी। एक लड़की का सपना होता है कि वह शाही स्कूल में पढ़े, लेकिन समस्या यह थी कि उस स्कूल में लड़कियों का प्रवेश वर्जित था। तो वह खुद को लड़के के वेश में छुपाकर परीक्षा देती है और सफल होकर स्कूल में दाखिला पा लेती है। वहाँ एक लड़का उससे प्रेम करने लगता है और लड़की भी उसके प्रति आकर्षित होती है। आखिरकार वह उसे अपना सच बता देती है कि वह दरअसल लड़की है, और जैसा कि इन कहानियों में अक्सर होता है, अंत दुखद ही होता है। पेईपू जब यह कथा सुना रहा था, उसकी आवाज में एक अजीब सी भावुकता थी, क्योंकि असल में उसने स्वयं इस नाटक में उस लड़की का किरदार निभाया था। कुछ रातों बाद जब दोनों फॉरबिडन सिटी के दरवाजों के बाहर टहल रहे थे, पेईपू ने उसी कहानी का जिक्र फिर से छेड़ दिया। धीमी आवाज में कहा, मेरे हाथों को देखो, मेरे चेहरे को देखो, वह तितली की कहानी असल में मेरी कहानी भी है। और फिर उसने एक एक शब्द जैसे किसी नाटक के संवाद की तरह समझाया। उसकी माँ की पहली 2 संतानें बेटियां थीं, लेकिन चीन में बेटियों से ज्यादा महत्व पुत्रों को दिया जाता था। अगर तीसरी संतान भी बेटी होती तो उसके पिता को दूसरी शादी करनी पड़ती। तीसरी संतान भी बेटी ही निकली, लेकिन उसकी माँ डर गई और उसने दाई के साथ मिलकर यह सच छुपा लिया। उन्होंने सबको बता दिया कि बच्चा बेटा है, और वही बच्ची थी शी पेईपू। सालों तक पेईपू को अपनी असली पहचान छुपाने के लिए कड़े कदम उठाने पड़े। वह कभी सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल नहीं करती, अपने माथे के बाल उखाड़ती ताकि वह गंजेपन सा दिखे, और बहुत कुछ। बर्नार्ड यह कहानी सुनते ही जैसे मंत्रमुग्ध हो गया, और साथ ही उसे राहत भी मिली, क्योंकि कहीं न कहीं वह खुद भी पेईपू की ओर खिंचाव महसूस करता था। अब उसे सब समझ में आने लगा। वो छोटे छोटे हाथ, ऊंची आवाज, नाजुक गर्दन, सब कुछ जैसे किसी रहस्य का उत्तर था। वह पेईपू से गहराई से प्रेम करने लगा था, और लगता था यह भावना दोनों तरफ से थी। पेईपू उसके अपार्टमेंट आने लगा, और जल्द ही दोनों ने साथ रातें बितानी शुरू कर दी। अजीब बात यह थी कि पेईपू वहां भी पुरुषों के कपड़े ही पहनता, लेकिन उस वक्त चीन में औरतें भी अक्सर पुरुषों जैसे कपड़े पहनती थी, और पेईपू का व्यवहार किसी भी चीनी औरत से कहीं ज्यादा स्त्रैण और मोहक था। बिस्तर में वह झिझकती, उसके हाथों को ऐसे दिशा देती कि सब कुछ और रोमांटिक और ज्यादा गहन हो जाए, हर लम्हा किसी कविता की तरह। और जब बर्नार्ड उससे दूर होता, तब भी उसके हर शब्द, हर इशारे की गूंज उसके मन में लंबे समय तक बजती रहती। उनके संबंध को और भी रोमांचक बना रहा था एक और पहलू, यह रिश्ता गुप्त था। दिसंबर 1965 में बर्नार्ड बीजिंग छोड़कर पेरिस लौट गया। उसने यात्राएं की, अन्य रिश्ते बनाए, लेकिन मन हर बार पेईपू के पास लौट जाता। इसी बीच चीन में सांस्कृतिक क्रांति फूट पड़ी, संपर्क टूट गया। जाने से पहले पेईपू ने उससे कहा था, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। बर्नार्ड को यह नहीं पता था कि बच्चा हुआ भी या नहीं, लेकिन उसके दिल का जुनून बढ़ता ही गया। 1969 में उसने फिर से किसी तरह सरकारी नौकरी लेकर बीजिंग वापसी की। अब विदेशी लोगों और चीनी नागरिकों के बीच मुलाकातें और भी कड़ी निगरानी में थी। फिर भी उसने पेईपू को ढूंढ निकाला। पेईपू ने बताया कि उसने 1966 में एक बेटे को जन्म दिया था, लेकिन बच्चे का चेहरा बर्नार्ड से मिलता जुलता था, और उस वक्त चीन में विदेशी लोगों से नफरत तेज हो चुकी थी। साथ ही पेईपू की असली पहचान का राज भी छुपाना था, इसलिए बच्चे को रूस की सीमा के पास के एक सुदूर ठंडे इलाके में भेज दिया गया था। शायद वह अब जिंदा भी न हो, पेईपू ने उदासी से कहा। उसने बर्नार्ड को बच्चे की तस्वीरें दिखाई, और हाँ, उनमें थोड़ी सी समानता नजर भी आती थी। अगले कुछ हफ्तों में वे चोरी छुपे मिलते रहे। इसी बीच बर्नार्ड के दिमाग में एक नया विचार आया। वह सांस्कृतिक क्रांति के प्रति सहानुभूति दिखाता था और उसे रोकने वाली पाबंदियों से बचना चाहता था, तो उसने जासूसी की पेशकश कर दी। यह प्रस्ताव सही लोगों तक पहुंचा, और जल्द ही बर्नार्ड कम्युनिस्टों के लिए दस्तावेज चुराने लगा। पेईपू ने कहा, बच्चे को, जिसका नाम बर्ट्रांड रखा गया था, बीजिंग वापस बुला लिया जाएगा। आखिरकार बर्नार्ड ने अपने बेटे से मुलाकात की। अब उसकी जिंदगी 3 परतों वाली एक खतरनाक मगर मोहक कहानी बन चुकी थी। पेईपू का आकर्षण, जासूस बनने का रोमांच, और वह नाजायज बेटा जिसे
जिसे वह किसी भी तरह फ्रांस वापस ले जाना चाहता था। 1972 में बर्नार्ड ने बीजिंग छोड़ दिया। अगले कई वर्षों तक उसने बार बार कोशिश की कि पेईपू और उनके कथित बेटे को फ्रांस ले जा सके। आखिरकार 1 दशक बाद उसकी कोशिश सफल हुई। तीनों एक साथ रहने लगे जैसे एक परिवार। लेकिन 1983 में फ्रेंच अधिकारियों को इस अजीब रिश्ते पर शक हुआ। एक विदेशी मंत्रालय के अधिकारी का एक चीनी व्यक्ति से इतना गहरा संबंध। जांच शुरू हुई और सच सामने आया। बर्नार्ड लंबे समय से चीन के लिए जासूसी कर रहा था। उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और तभी उसने चौंका देने वाला इकरार किया, जिस आदमी के साथ मैं रह रहा हूँ वह असल में एक औरत है। फ्रेंच अधिकारी हैरान रह गए। उन्होंने पेईपू की मेडिकल जांच करवाई और परिणाम ने सबको हिला दिया। पेईपू वास्तव में एक पुरुष था। बर्नार्ड जेल चला गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जब पेईपू ने खुद अपने मुंह से सच कबूला तब भी बर्नार्ड का दिल मानने को तैयार नहीं था। वह कहता रहा, उसका शरीर, उसकी नरमी, हमारा रिश्ता, ये सब झूठ कैसे हो सकता है। सिर्फ तब जब पेईपू ने जेल के भीतर ही सबूतों के साथ अपना असली रूप दिखाया तभी जाकर बर्नार्ड को यकीन हुआ कि वह सचमुच एक पुरुष था। सन 1662 की बात है। रूस की महारानी कैथरीन, जो जार पीटर तृतीय की पत्नी थी, अपने अयोग्य पति के खिलाफ एक तख्ता पलट करती हैं और फिर पूरे साम्राज्य को चौंकाते हुए खुद को रूस की महारानी घोषित कर देती हैं। शुरुआती सालों में कैथरीन ने अकेले शासन किया, लेकिन उनके जीवन में लगातार प्रेमी आते रहे। रूस की जनता इन पुरुषों को व्रेमेंचिकी कहती थी, यानी वक्त के आदमी। 1774 में ऐसा ही एक आदमी कैथरीन के जीवन में आया, ग्रेगरी पोटेमकिन। पोटेमकिन उस समय 35 साल का लेफ्टिनेंट था और कैथरीन से 10 साल छोटा। न तो वह आकर्षक था और न ही सुंदर। एक हादसे में उसने एक आंख खो दी थी, लेकिन उसमें एक जादू था। वह कैथरीन को हंसाता था और उससे भी ज्यादा वह कैथरीन की पूजा करता था जैसे कोई देवता की करता हो। इस समर्पण ने धीरे धीरे कैथरीन का दिल जीत लिया और फिर पोटेमकिन उसके जीवन का सबसे बड़ा प्यार बन गया। महारानी ने पोटेमकिन को लगातार ऊंचे पद दिए। अंततः वह व्हाइट रशिया का गवर्नर बना, जिसमें आज का यूक्रेन भी शामिल था। गवर्नर बनने के बाद उसे राजधानी छोड़कर दक्षिण में रहना पड़ा, लेकिन वह जानता था कि कैथरीन अकेलेपन को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए उसने खुद ही तय किया कि महारानी के आगे आने वाले व्रेमेंचिकी कौन होंगे। हैरत की बात यह थी कि कैथरीन ने न सिर्फ इसे स्वीकार किया बल्कि साफ कर दिया कि पोटेमकिन हमेशा उसका सबसे प्रिय बना रहेगा। लेकिन कैथरीन का सपना कहीं और था। उसका सपना था तुर्कों के खिलाफ युद्ध छेड़ना, कुस्तुनतुनिया, कॉन्स्टेंटिनोपल को फिर से रूढ़िवादी चर्च के अधीन लाना और तुर्कों को यूरोप से बाहर निकालना। उसने यह सपना हैब्सबर्ग के सम्राट जोसेफ द्वितीय के साथ साझा करने की कोशिश की। कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि युद्ध के समझौते पर हस्ताक्षर कर सके। आखिरकार 1783 में कैथरीन ने खुद ही कदम उठाया और क्राइमिया पर कब्जा कर लिया। यह एक दक्षिणी प्रायद्वीप था जहां ज्यादातर मुस्लिम टाटर लोग रहते थे। उसने पोटेमकिन से कहा, जिस तरह तुमने यूक्रेन को बदला है वैसे ही क्राइमिया को बदल दो। लुटेरों से मुक्ति दिलाओ, सड़कें बनवाओ, बंदरगाहों को आधुनिक, गरीबों को समृद्धि दो। जब यह इलाका पूरी तरह बदल जाएगा तो यही तुर्कों के खिलाफ युद्ध शुरू करने का मजबूत ठिकाना होगा। क्राइमिया उस समय एक उजड़ा हुआ, पिछड़ा इलाका था, लेकिन पोटेमकिन को चुनौतियां पसंद थीं। उसने 100 अलग अलग प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। धीरे धीरे वह अपने ही सपनों में खो गया। विजन इतने भव्य थे कि वह खुद को चमत्कार करने वाला मानने लगा। उसने ड्नीपर नदी के किनारे एक नई राजधानी बनाने का सपना देखा, एकोटेरिनस्लाव यानी कैथरीन की महिमा में। उसके सपनों में यह शहर सेंट पीटर्सबर्ग को टक्कर देता और उसमें यूरोप की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होती। उसके विजन में गांवों के खेत सोने से लहलहाते, असीमित मक्का की फसल, ओरिएंट से लाए गए दुर्लभ फलों के बाग, रेशम के कीड़े पालने वाले खेत, नए नए कस्बे और चहल पहल वाले बाजार। 1785 में जब वह महारानी से मिलने लौटा तो इन सपनों को ऐसे सुनाया मानो वे सब पहले ही सच हो चुके हों। उसकी बातें इतनी जीवंत थीं कि कैथरीन मंत्रमुग्ध हो गई। लेकिन उसके मंत्री संदेह में थे। पोटेमकिन बहुत बोलता है पर करता कितना है। मगर कैथरीन ने सबकी अनदेखी कर दी और फिर 1887 में उसने तय किया कि अब सबको क्राइमिया दिखाना चाहिए। उसने जोसेफ द्वितीय को भी आमंत्रित किया, सोचकर कि जब वह क्राइमिया की तरक्की देखेगा तो तुरंत तुर्कों के खिलाफ युद्ध में शामिल हो जाएगा। और इस भव्य आयोजन का जिम्मा किसे दिया गया? पोटेमकिन को। साल का वो महीना था जब ड्नीपर नदी की बर्फ पिघल चुकी थी, मई का मौसम, और रूस की महारानी कैथरीन ने कीव, यूक्रेन से लेकर सेबास्टोपोल, क्राइमिया तक की एक भव्य यात्रा की तैयारी की। इस पूरे सफर का प्रबंध किसने किया था? उसका सबसे प्रिय और रहस्यमयी व्यक्ति ग्रिगोरी पोतेमकिन। उसने नदी पर 7 तैरते हुए महलों का इंतजाम किया था जिनमें कैथरीन और उसका पूरा दरबार शाही ठाट से सफर करता। यात्रा शुरू हुई और जैसे ही महारानी और उनके मेहमान नदी के किनारों को निहारते उनकी आंखें विस्मय से फैल जाती। हर गांव, हर नगर मानो सपनों से निकला हुआ दृश्य हो। जहां पहले गरीबी और वीरानी थी, अब वहां विजय के द्वार बने थे। दीवारें नई नई रंगी हुई,
बाजारों में चहल पहल, हरे भरे चरागाहों में मोटे ताजे मवेशी, सड़कों पर चलते हुए सैनिकों की कतारें, शाम होते ही रंग बिरंगे वस्त्र पहने किसान, फूलों से सजी लड़कियां गीत गाते और नृत्य करते हुए उनका स्वागत करती। कैथरीन इस धरती पर पहले भी आई थी, लेकिन तब उसने जो देखा था वो था दुख, निर्धनता और टूटा हुआ मनुष्य। उस समय उसने ठान लिया था कि एक दिन इस भूमि की तस्वीर बदल देगी, और अब जब उसकी आंखों के सामने ये चमत्कार खड़े थे, वो भावनाओं से भर उठी। वो अपने दरबारियों से बोली, देखो देखो मेरे प्रिय पोतेमकिन ने क्या कर दिखाया है। ये उसका कमाल है। जहाँ जहाँ उनका काफिला रुका वहाँ पहले से बने भव्य महल थे, अंग्रेजी शैली के बगीचों में कृत्रिम झरने, चारों ओर रौनक और हर्षोल्लास। यात्रा के अंत में सेबास्टोपोल के महल में कैथरीन अपने सहयोगी जोसेफ के साथ तुर्कों के खिलाफ युद्ध की रणनीति पर चर्चा कर रही थी। जोसेफ अब भी शंकालु था, क्या हम सच में तैयार हैं? तभी पोतेमकिन ने नाटकीय अंदाज में कहा, मेरे पास 1 लाख सैनिक हैं, बस मेरे आदेश की प्रतीक्षा में। और उसी क्षण महल की खिड़कियां खुली। तोपों की गड़गड़ाहट के बीच उनकी आंखों के सामने क्षितिज तक फैली सेनाएं और बंदरगाह में खड़ी विशाल बेड़े की नौकाएं थीं। जोसेफ स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में मानो भविष्य के विजयी शहरों की छवि कौंध उठी। उसी पल उसने संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। कैथरीन के लिए ये सब एक स्वप्न पूर्ति थी। उसके दिल में पोतेमकिन के लिए प्रेम और भी गहरा हो गया, क्योंकि उसने उसकी इच्छाओं को साकार कर दिखाया था। लेकिन कैथरीन को कभी पता नहीं चला कि जो कुछ उसने देखा था वो सब एक महान छलावा था, पोतेमकिन द्वारा रचा गया शायद दुनिया का सबसे भव्य इल्यूजन। पोटेमकिन ने असल में क्रीमिया में कोई क्रांतिकारी विकास नहीं किया था। असली सच्चाई यह थी कि जो कुछ कैथरीन और उनका दरबार देख रहा था, चमचमाती इमारतें, हरे भरे खेत, खुशहाल किसान, मजबूत सेनाएं, वह सब एक नाटकीय सजावट थी। दीवारें रंगी हुई थीं, छतें नकली थीं, पेड़ असली नहीं थे। सैनिक और किसान एक ही जगह से बार बार आगे भेजे जा रहे थे। सब कुछ बस इतना भर के लिए किया गया था कि कैथरीन की आंखों को वो सपना दिखाया जा सके जिसे वह देखना चाहती थी। यही असली बिंदु है। हम वही मानते हैं जो हम देखना चाहते हैं। कैथरीन चाहती थी कि वह एक महान, दयालु और विजयी शासक बने, एक ऐसी शासक जो तुर्कों को हराकर यूरोप को आजाद करे और किसानों की हालत सुधार दे। जब उनकी आंखों के सामने इस इच्छा की छवि भले ही नकली खड़ी कर दी गई, तो उन्होंने बिना सवाल किए उस पर विश्वास कर लिया। यही इल्यूजन की ताकत है। जब किसी की इच्छाएं अधूरी हों तो वे खुद ही आपकी बनाई झूठी तस्वीर को सच मान लेते हैं। इंसान का दिल दिमाग से तेजी से फैसले करता है। अगर आप उसकी भावनाओं को छू लें, उसकी सबसे गहरी ख्वाहिश को जगाएं, तो उसे हकीकत और धोखे का फर्क दिखाई नहीं देता, चाहे वो प्यार हो, सपना हो या महानता की लालसा। अगर आप उन धड़कनों को छू लें तो सामने वाला खुद आपके बनाए भ्रम को असली मान लेगा। यानी पोटेमकिन की असली कला भव्य महल बनाना नहीं थी, बल्कि कैथरीन की उस तृष्णा को पहचानना था, दुनिया को बदलने वाली महान साम्राज्य बनने की तृष्णा, और फिर उसी सपने का नकली दर्पण उनके सामने खड़ा कर देना था। सबक। अगर आप किसी को अपनी बात पर विश्वास दिलाना चाहते हैं तो उसके भीतर की सबसे गहरी इच्छा पहचानो। लोग अक्सर हकीकत से ज्यादा अपनी इच्छाओं की तस्वीर पर भरोसा करते हैं। जिंदगी अजीब खेल है। हम रोज सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, रिश्तों में उलझते हैं, लेकिन भीतर कहीं एक दुनिया और चल रही होती है, हमारे सपनों और इच्छाओं की दुनिया। ये दुनिया उतनी ही हकीकी लगती है जितनी हमारी सांसें, लेकिन असल में ये एक मृग तृष्णा होती है। सोचिए, जब कोई आपको वो दिखाए जो आप हमेशा से देखना चाहते थे, एक ऐसी दुनिया जहाँ सब परफेक्ट है, जहाँ आप हीरो हैं या फिर रानी हैं, क्या आप उसमें खो नहीं जाएंगे? यही तो इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, उसकी फैंटेसी। इतिहास में साम्राज्य इसी कमजोरी के सहारे टिके। शासक जानते थे कि अगर जनता को सपनों में रखा जाए तो वो असली दर्द भूल जाएगी। रिश्तों में भी यही होता है। आप किसी को वो दिखाते हैं जो वो देखना चाहता है और वो आपके इर्द गिर्द बंध जाता है। लेकिन अब सोचिए, आपकी अपनी जिंदगी में ये खेल कौन खेल रहा है? क्या वो दोस्त जो आपके सामने हमेशा मुस्कुराता है लेकिन भीतर से आपको इस्तेमाल कर रहा है? क्या वो रिश्तेदार जो आपको उम्मीदें दिखाता है मगर असलियत में आपकी गिरावट चाहता है? या फिर वो साथी जिसने आपको वो प्यार दिखाया जो आपने हमेशा चाहा लेकिन धीरे धीरे आपको उसी प्यार का गुलाम बना दिया? ये सवाल चुभते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी पोटेमकिन से मिल चुका है जिसने हकीकत को ढककर सपनों की नकली तस्वीरें दिखाई। अब जरा सोचिए, आपकी आंखों के सामने से पर्दा हटे और आपको पता चले कि जिस दुनिया में आप इतने समय से जी रहे थे वो असल में एक इल्यूजन थी, तो आप कैसा महसूस करेंगे? टूटा हुआ या फिर और मजबूत? यही असली सीख है। या तो आप दूसरों के सपनों के कैदी बनेंगे या फिर आप अपनी फैंटेसी पर काबू पाकर मालिक बनेंगे। और यही मोड़ है जहां मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी की आंखें खोलने के लिए? क्या आप तैयार हैं ये देखने के लिए कि आपके चारों ओर कितने नकली सपने फैले हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, अब मैं अपनी फैंटेसी का मालिक हूँ।
क्योंकि ये लाइन सिर्फ एक कमेंट नहीं होगी, ये एक इकरार होगा कि आपने अब दूसरों के जाल में नहीं फंसने का फैसला किया है। और अगर आपको ये कहानी, ये सच, ये डार्क सच्चाई पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार मैं आपको ऐसी दुनिया में ले जाऊंगा जहां इंसान की इच्छाएं और डर एक दूसरे से टकराते हैं, जहां हकीकत से भी ज्यादा खतरनाक होती है कल्पना। याद रखिए, लोग वही देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ चंद लोग ऐसे होते हैं जो उस पर्दे के पीछे की सच्चाई देख पाते हैं। आप उन्हीं में से एक हो सकते हैं। तो अब चुनाव आपका है। क्या आप सपनों के गुलाम बने रहेंगे या फिर सच्चाई के मालिक बनेंगे? कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो अभी भी किसी नकली सपने में जी रहे हैं, क्योंकि शायद ये वीडियो ही उनके लिए वो झटका साबित हो जो उन्हें जगाने के लिए जरूरी है। और आखिर में मैं आपको सिर्फ इतना छोड़कर जाता हूँ, सपनों की दुनिया सुंदर है, लेकिन उसी में खो जाना सबसे खतरनाक जाल है। जागो और तय करो कि आप कौन हो।